भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को चिट्ठी लिखकर सवाल भी पूछे हैं। बुधवार को लिखी इस चिट्ठी के जरिए आरोप लगाते हुए पूछा है कि उन्हें 5 स्टार दलित और आदिवासी ही क्यों नजर आते हैं। गरीब दलितों का केस वे कभी क्यों नहीं लड़ते, अगर लड़ा हो तो ऐसे 10 उदाहरण दे। पिछले कई दिनों से आपके वक्तव्य, विचार और दलील से जुड़े भड़ास कोर्ट से लेकर यूट्यूब चैनल और मीडिया में देख रहा हूं। निश्चित रूप से आपका नाम देश के मशहूर कानून के जानकारों, दलित पिछड़े समाज के हम जैसे आम आदमी की पहुंच से दूर, देश विदेश के सबसे महंगे वकीलों की लिस्ट के साथ ही राजनीति के क्षेत्र में भी शुमार है। बड़ा सम्मान करता हूं आपका, लेकिन असहमति है तो आपके उस काम से जिसमें अपने वकालत पैसे में भी आपको मनोनुकूल फैसला नहीं मिलने पर राजनीति और पक्ष विपक्ष दिखाई देने लगता है। मोटी रकम लेकर आपके द्वारा लड़े जा रहे मुकदमों में जब फैसला आपके क्लाइंट के पक्ष में आता है तो आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है, और जब आपकी मन की इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो आपको न्यायिक आदेशों में सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देने लगती है और राजनीति की गंध भी आने लगती है। निश्चित रूप से कोर्ट को सबके लिए एक समान नियम बनाना चाहिए। हम 100% सहमत है आपसे। हाँ, साथ में कोर्ट को यह भी नियम बना देना चाहिए कि अगर कपिल सिब्बल साहब वकील है तो इतवार, सोमवार, सुबह शाम, दोपहर, रात कुछ भी हो, स्पेशल कोर्ट लगाना चाहिए। सुनवाई कपिल साहब के समय और सुविधा के हिसाब से तय की जानी चाहिए और फैसला भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कपिल साहब चाहे। आप यही कहना चाहते होंगे। आपके एक YouTube इंटरव्यू के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि आप आदिवासी हितैषी बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो रूबिका पहाड़ी, जिसके पति दिलदार अंसारी ने उनकी निर्मम हत्या की तथा बॉडी को 18 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया था। उमेश कच्छप, जिसने वरीय भ्रष्टाचारी अफसरों के दबाव में आत्महत्या की, और दरोगा संध्या टोपो, जिनको अवैध गो तस्करों ने ड्यूटी के दौरान तस्करी कर ले जाने वाले गोवंश के ट्रक से कुचलकर मार डाला, के सभी बिना किसी फीस के केस लड़ेंगे। उमेश कच्छप की बेटी सालों से अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, और मेरी गुजारिश के बाद भी आपने अगर उनकी मदद नहीं की तो मैं समझूंगा कि आपका यह प्रेम सिर्फ अमीरों तक ही सीमित है, और वहीं गरीबों की पहुंच में आपके मुंशी और बाबू भी नहीं आते। अगर आप इनके जैसे बेसहारा 100 दलित आदिवासियों के साथ भी खड़े होकर मुफ्त में उनके लिए न्याय लड़कर दिखा दे तो राज्य में आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समानांतर पहचान पाएंगे और लोग कालांतर में आपकी मूर्ति लगाकर पूजा करेंगे। कोर्ट के प्रति आपकी तिलमिलाहट शायद कोर्ट को न पता चली हो, पर हमें तो पता है कि आपको क्लाइंट ने मोटी रकम और चार्टर फ्लाइट का प्रबंध कराया था, इसलिए भी आप तमतमाए हुए होंगे। लगता है कि आपने क्लाइंट से कुछ वादा कर दिया था और फैसला पक्ष में न आने से आप नाराज हो गए हैं। आपका यह हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए भी उस फैसले से नाराज हो गए क्योंकि जिस क्लाइंट ने भी आपको रखा है उसने एक एक तारीख के लिए चार्टेड जहाज से लेकर फीस में इतनी मोटी भारी रकम राशि खर्च की है, जिसमें एक दलित, निर्धन आदिवासी, गरीब परिवार की 2-3 पीढ़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। माननीय न्यायालयों को इसका तो ख्याल रखना ही चाहिए। क्या यह बात सही है ना कपिल सिब्बल जी? अपने इंटरव्यू के दौरान अपने क्लाइंट की तारीफ करने में आप ऐसे खो गए, आपको यह भी याद न रहा कि भाजपा ने झारखंड राज्य के निर्माण के साथ साथ राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे मौका दिया, और उसके बाद श्री शिबू सोरेन और श्री अर्जुन मुंडा भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। यह जो तथ्यहीन बातें आप हेमंत सोरेन की उपस्थिति में कर रहे थे और उसमें हेमंत सोरेन जी बिना अपने पिता को याद किए मूक दर्शक बने सुन रहे थे कोर्ट और जनता के सामने, इस तरह की बातें आप नहीं कर पाएंगे। एक और तथ्यहीन बात जो आपने कही कि देश के इतिहास में यह ऐसा पहला मामला है जहां एक सीटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। महोदय, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जयललिता और ओम प्रकाश चौटाला भी इन्हीं की लिस्ट में शामिल है, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल तक पहुंचाने वाली आपकी बात पर बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए,
जब लगा कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी और तानाशाह हो गई, तब हमारे देश के कानून ने उनको भी कोर्ट में खींचकर लाकर खड़ा किया था और उनकी सदस्यता निरस्त कराई थी। कपिल सिब्बल जी, यह हिमाकत हम बार बार करते रहेंगे क्योंकि हमने संविधान को साक्षी मानकर जनता की सेवा का वचन लिया है, भ्रष्टाचारी सत्ता और शासन का नहीं। सिब्बल साहब, हम जानते हैं कि आप फीस लेकर लीगल सर्विस देते हैं, एक एक मिनट की कीमत वसूलते हैं। कोई मुफ्त सहायता केंद्र थोड़े ने खोल रखा है आपने, पर क्या आप हम झारखंड के लोगों को बता सकते हैं कि जनवरी 2020 से लेकर आपने झारखंड सरकार के गलत कार्यों की जांच न होने देने के लिए और झारखंड को लूटकर खा पकाकर खोखला कर देने वालों से बतौर फीस, सलाह और चार्टेड जहाज खर्च के मद में आप और आपकी टीम ने कितने वसूले हैं? कभी पता किया आपने कि यह पैसा कहां से और कैसे कामों से कमा कर रखे गए हैं? और इसमें गरीबों के खून पसीने की कमाई से मिले सरकारी राजस्व का कितना पैसा है? एक बार दिल पर हाथ रखकर यह भी बता दीजिए, फिर आप जो मर्जी सो बोलिए। यूपीए सरकार में आपकी पार्टी ने मधु कोड़ा के साथ मिलकर पहले तो झारखंड की जल जंगल जमीन को खूब लूटा और बंदर बांटकर खाया पकाया। उसके बाद भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोप में कोड़ा जी से किनारा कर लिया हो। आदिवासी समाज से आने वाली मधु कोड़ा के जाति की कम संख्या को देखते हुए आप सबों ने उनका साथ छोड़ दिया और वहीं आप हेमंत सोरेन के साथ इसलिए भी हैं क्योंकि उनके समाज की संख्या ज्यादा है। दो आदिवासी समाज के बीच यह जो आप अंतर कर रहे हैं वो आपकी लालच और फूट डालो राज करो की नीति को दर्शाता है। आदिवासियों के इतने हितैषी है तो मधु कोड़ा के वक्त जब आप यूपीए सरकार में मंत्री थे तब आपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? आपकी सरकार जब मधु कोड़ा को जेल भेज रही थी तब आपकी यह संवेदना कहां सो रही थी कपिल साहब? कोर्ट में आप कहते हैं कि टाइम लिमिट खत्म हो गया है, इसलिए सोरेन परिवार के बेशुमार धन दौलत और 100 से भी ज्यादा जमीन जायदाद खरीदने की लोकपाल जांच नहीं होनी चाहिए। बेशक आपको बतौर फीस मोटी रकम मिल रही हो तो यह सब जांच रुकवाने और अपने क्लाइंट को बचाने का प्रयास कोर्ट में तो करना ही चाहिए, लेकिन कम से कम कोर्ट के बाहर के संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर जनमानस के बीच एक तरफा गलत और झूठी जानकारी देने से तो आपको परहेज करना चाहिए। हाँ, अगर कोर्ट के बाहर भी बिना सिरपैर की भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने का काम करने का ठेका भी आपके क्लाइंट से ली जा रही फीस के पैकेज का पार्ट है तो यह धंधा करते रहिए। 2, 4, 10 जमीन मकान होता तो यह बात समझ में आती, लेकिन क्या आपको यह समझ में आना मुश्किल हो रहा है कि नेमरा जैसे गांव में एक गरीब आदिवासी परिवार के पास बिना कोई कल कारखाना या व्यापार किए सिर्फ राजनीति के दम पर 200 से ज्यादा जमीन जायदाद और बेशुमार धन दौलत, राज्य के कोने कोने से बेनामी संपत्ति कहां से और कैसे आ गई? न्यायालय और न्यायालय के बाहर भी यह जो आप कोर्ट चलाने के साथ ही मीडिया ट्रायल का धंधा करवा रहे हैं, यह किस कानून का पार्ट है और यह अधिकार आपको कहां से मिला है? यह आप सबको बता दीजिए ताकि दूसरे वकील भी यह काम करके आप जैसा ही संपन्न और वकालत के अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी आप जैसा ही प्रभावशाली बन सके। 5 स्टार दलित और 5 स्टार आदिवासी ही आपको नजर क्यों आता है? क्या आप 10 ऐसे गरीब दलित आदिवासी का नाम बताएंगे जिनका मुकदमा आपने बिना पैसे लिए इसलिए लड़ा हो कि वे निर्धन और बेसहारा है? कोई दलित आदिवासी के नाम पर सत्ता प्राप्त करे तो फिर उन्हीं को जमकर लूटे, उनकी जमीन जायदाद हड़प कर नामी बेनामी धन दौलत का पहाड़ खड़ा कर ले और कानून उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं करे कि वह दलित आदिवासी है और आप जैसे भारी भरकम वकीलों की फीस अदा करने में सक्षम हो गया है। यह किस संविधान किस कानून में लिखा है जरूर बताइएगा। कानून के बारे में मेरी समझ कम है, इसलिए आप अगर मेरा इस बारे में ज्ञान वर्धन करें तो मैं आभारी रहूंगा आपका। यह जो निरीह पब्लिक है ना कपिल साहब, यह सब देखती समझती है, बस बोलती कम है, लेकिन इनकी आह से कोई नहीं बचा है आज तक। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।